So continuing from last time, जब हम ये देख रहे थे कि डीप लर्निंग क्या चीज़ है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, लेकिन अभी डीप लर्निंग की कुछ बेसिक्स रहती हैं, तो उनको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम चीज़ देखी थी वो ये थी कि डीप लर्निंग अनअवॉइडेबल है, इट इज़ मस्ट हैव नॉलेज फॉर द फ्यूचर, और ये बायोलॉजिकल ब्रेन्स को मिमिक करने की कोशिश करती है जिस तरह से हम लोग लर्न करते हैं, और उसकी एक एब्स्ट्रैक्शन है हल्की सी, और ये ह्यूमन परफॉर्मेंस को भी बीट करने लग गई है मोर एंड मोर। और हमने देखा था कि यू जस्ट हैव टू लर्न सम एरर फंक्शन, फंक्शन के कोई पैरामीटर्स हैं और आपने ऑप्टिमल पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं जिससे एरर मिनिमाइज हो जाए। और जब आप सिर्फ एक फंक्शन की बजाय सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो आपके पास कंपोज्ड, सो x is fed into function f1, the result is fed into function f2, if the result is fed into a function f3 and so on, तो इसको डीप लर्निंग कहते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ फंक्शंस जिनके पैरामीटर्स अब आपने लर्न करने होंगे। पहले फंक्शन के पैरामीटर w1, दूसरे फंक्शन के पैरामीटर w2 एंड सो ऑन। इसको डीप लर्निंग कहते हैं जब आप सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ फंक्शंस होती हैं उनको लर्न करना चाहते हैं। हमने देखा था मिनिमाइजेशन क्या चीज़ है। बेसिकली हम ज़ीरो ग्रेडियंट पे जाना चाहते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में ज़ीरो ग्रेडियंट बहुत सारी जगहों पे होता है, सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट नहीं होता, मिनिमाइज़र एक नहीं होता, कई होते हैं, कई कुछ लोकल होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं। तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन में जंप्स कर के किसी न किसी अच्छे लोकल मिनिमम पे पहुंचना होता है। हमने न्यूरॉन देखा था कि न्यूरॉन असल में जो न्यूरॉन की एब्स्ट्रैक्शन है इट्स जस्ट अ स्टेप फंक्शन, और जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में जो न्यूरॉन का जो फंक्शन यूज़ होता है वो ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इसको कहते हैं, जो कि बेसिकली y इक्वल्स x वाली लाइन होती है एक पॉजिटिव साइड पे और ज़ीरो होता है नेगेटिव साइड पे। और दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन डीप लर्निंग। फंक्शंस पे भी हम दोबारा आएंगे इस लेक्चर में। हमने देखा एक सादा सा न्यूरल नेटवर्क देखा कि इनपुट x आती है, आगे वो एक स्केलर x था उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया 3 वैल्यूज़ में, और उन 3 वैल्यूज़ को फिर ट्रांसफॉर्म किया और 3 वैल्यूज़ में, और उन 3 वैल्यूज़ से आपने अपना आउटपुट निकाली y। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क को आप इस तरह से देख सकते हैं कि इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, यानी अगर आप सेकंड लास्ट लेयर को देखें तो वो जो 3 न्यूरॉन्स हैं दे आर जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, और हर ट्रांसफॉर्मेशन के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, अपने अपने वेट्स हैं। और हमने देखा था कि बायस का होना भी ज़रूरी है, तो बायस वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। फिर हमने लॉस फंक्शंस किए थे मशीन लर्निंग के लिए। हमने कहा था कि अगर आपके, और ये जितनी भी अब हम बातें कर रहे हैं ये आउटपुट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अगर आपकी आउटपुट या टारगेट स्केलर है, यूनिवेरिएट है, अगर आपका आउटपुट या टारगेट मल्टीवेरिएट है, वेक्टर है, ठीक है, ये वो केसेस हैं। इनमें इट डजेंट मैटर, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, इट डजेंट मैटर कि आपकी जो इनपुट्स थी, यानी दिस रिलेट्स टू आउटपुट, ठीक है, और आपकी आउटपुट यूनिवेरिएट हो सकती है, यानी स्केलर गिवन स्केलर इनपुट, ये यूनिवेरिएट इनपुट, और गिवन मल्टीवेरिएट इनपुट। यानी मैं कह रहा हूँ कि आपकी इनपुट चाहे स्केलर था, आपकी इनपुट चाहे वेक्टर था, जो आउटपुट है वो स्केलर है, y इज़ अ स्केलर, इसको कहेंगे यूनिवेरिएट आउटपुट। तो यूनिवेरिएट आउटपुट्स में हमारे पास सम स्क्वायर्ड एरर था अगर आपने रिग्रेशन करनी है, और मल्टीवेरिएट के अंदर भी अगर आपकी, अगेन रिगार्डलेस कि आपकी इनपुट स्केलर है या आपका इनपुट वेक्टर है, आपका जो आउटपुट है वो वेक्टर है, आउटपुट आपका वेक्टर है, तो आपका जो आउटपुट है उसको मल्टीवेरिएट कहेंगे।
और मल्टीवेरिएट में फिर आप नॉर्म कंप्यूट करेंगे, डायरेक्ट सम स्क्वायर तो नहीं अब हो सकता, नॉर्म होगा वेक्टर का, एरर वेक्टर होगा वाई आउटपुट माइनस टारगेट्स, ठीक है। तो ये भी सम स्क्वायर एरर ही है, पर वेक्टर है तो इसलिए नॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो रिग्रेशन के लिए हमने देखा था कि यूनिवेरिएट लॉस फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीवेरिएट केसेस में लॉस फंक्शन हो सकते हैं, दोनों सम स्क्वायर एरर है। और हमने देखा था कि जब क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हम एक अपना लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं और नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये इसको मैं एक लॉस फंक्शन कहता हूँ, क्योंकि जब मेरी लेट्स से एक्स जो है वो सही डिसीजन था, तो सही डिसीजन पे जो प्रोबेबिलिटी है, सही डिसीजन की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रही है तो ये तो अच्छी बात है। इस केस में मेरा लॉस छोटा होना चाहिए, विच यू कैन सी कि जब मेरे डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 1 है तो लॉस ज़ीरो के पास ज़ीरो है इनफैक्ट, और जब मेरे डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हमने एक लॉस फंक्शन इस तरह डिफाइन किया था। इस लॉस फंक्शन की बेस पे हमने अगर 2 क्लास प्रॉब्लम थी, बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो उस पर क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज़ किया था, जिसमें ये वही नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी है। वाई हमने बनाया ही ऐसे है कि ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ये बाद में देख लेंगे कि अब एक न्यूरल नेटवर्क से जो आउटपुट है वो प्रोबेबिलिटी की शक्ल में कैसे आ सकती है, ये भी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। लेकिन अस्यूम के वाई एन 0 से 1 तक एक नंबर आ रहा है, एक प्रोबेबिलिटी है, और ये वो नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो जब टारगेट क्लास 1 से बिलोंग करता है तो हम नेगेटिव लॉग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन क्लास 1 ये वाला लॉस उठा लेते हैं, वरना हम दूसरी क्लास का लॉस उठा लेते हैं। यानी जौन सा भी सही डिसीजन था उस पर जो लॉस है वो हम उठा लेते हैं। दैट बिकम्स आर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ डाल के टारगेट यू कैन वेरीफाई कि ये लॉस एट मिनिमम ये 0 होगा, 0 से नीचे नहीं हो सकता। यानी जब टारगेट्स और आउटपुट्स मैच कर जाती हैं, यानी जब क्लास 1 है तो मेरे 1 में होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 आ रही हो, यानी वाई एन की वैल्यू ही 1 आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन क्लास 1, दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई कुड टेक जब क्लास 1 में था असल में। और अगर यहाँ पे वाई एन 0 आ जाए, परफेक्ट केस, जब वो क्लास 0 में है, तो तब यहाँ से तो ये दोनों टर्म्स 0 ही पिक होंगी इन दैट केस। सो व्हेन अ परफेक्ट क्लासिफायर वुड हैव बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस इक्वल टू 0, लेकिन जिस तरह ये 0 से बड़ा होता जाता है उतना ही आपके पैरामीटर्स बुरे हैं, उतने ही पैरामीटर्स आपको और बेहतर करने चाहिए। यहाँ तक हमने कर लिया था, और हमारा एक जो लॉस रह गया था वो था मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जब आपका 2 क्लासेस नहीं है, 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन लॉस के लिए इसके लॉस पे तो बाद में आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि टारगेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ये जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, यू हैव 5 क्लासेस। इस एग्जांपल में यू हैव 5 क्लासेस, और मेरे पास जो nth ट्रेनिंग एग्जांपल है, nth सैंपल कह लें, nth ट्रेनिंग सैंपल, इट बिलोंग्स टू क्लास 3। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि nth ट्रेनिंग सैंपल का जो टारगेट वेक्टर है अब वो एक 1 हॉट वेक्टर होगा, यानी उसमें सारी जगहों पे 0 पड़ा होगा, एक जगह पे 1 होगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ 1 हॉट वेक्टर। इसको 1 ऑफ k कोडिंग भी कहते हैं कि k जगह होंगी, सारी 0 होंगी, सिर्फ एक 1 होगी, ठीक है। और वो कौन सी वाली 1 है? वो इंडेक्स 3 वाली 1 है। यू नोटिस, थर्ड इंडेक्स पे 1 पड़ा, यानी जिस इंडेक्स पे भी 1 पड़ा होगा, nth ट्रेनिंग एग्जांपल उस क्लास से बिलोंग, उस इंडेक्स वाली क्लास से का सैंपल होगा। इज दिस क्लियर? 1 हॉट वेक्टर्स। यस सर। ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गए टारगेट्स, ठीक है, ये तो सारा कुछ टारगेट्स की बात हो रही थी। अब मैं आउटपुट की बात करता हूँ। मेरे पास अगर मैंने मल्टी क्लास चीज़ों पे काम करना है तो मैं करूँगा ये, मैं अपना जो भी आपका एक्स है, मुझे नहीं पता एक्स का क्या साइज़ है, पर ये आपके इनपुट है, और ये आपका कोई न्यूरल नेटवर्क की जितनी भी वो हिडन लेयर्स थी, याद है हम हिडन लेयर्स कहते थे इनको, यस सर। जो भी ये था, आई डोंट केयर, मेरे लिए ये ब्लैक बॉक्स है, हिडन लेयर्स। लेकिन आउटपुट जो लेयर है ना आखिरी, वहाँ पे मैं जान के 5 न्यूरॉन रखता हूँ। 5 क्यों? क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी वो 5 थी, यानी जितनी भी कैपिटल के क्लासेस हैं उतने ही न्यूरॉन्स मैंने यहाँ पे रखे होंगे अपनी आउटपुट लेयर पे। Every neuron represents one of the classes. This represents class 1, class 2, class 3, class 4, class 5. मैं चाहूँगा क्या? मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो नंबर निकले उसको मैं इंटरप्रेट ऐसे करूँगा, probability of class 1 given कि मुझे इनपुट पे x मिला था, यहाँ से जो नंबर मिलेगा I would like to interpret it as probability of class 2 given कि x इनपुट पे आया था। इसको क्या कहूँगा आखिरी वाले को? आप लोग लिखवाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 5 गिवन x वेक्टर, हाँ, या क्लास कैपिटल के जो भी आखिरी है, गिवन के इनपुट पे x आया था, ठीक है। एंड नाउ हाउ डू वी अचीव दिस? अचीव कैसे करते हैं बाद में देख लेते हैं। अभी चूंकि मैं चाहूँगा कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और बाय द वे इसको मैं y1 कह रहा हूँ, लेट्स से ये nth एग्जांपल थी, xn xn xn, yn पे 1, nth एग्जांपल के सेकंड न्यूरॉन का आंसर, nth एग्जांपल के 5th न्यूरॉन का आंसर, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मेरी जो yn k आए हैं ना, ये सारे के सारे 0 से 1 के दरमियान हो सारे। इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रही बात, और मैं चाहूँगा कि इनका सम 1 हो। ये तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना? राइट सर। ये तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सारे 0 से 1 है और सम 1 है। तो अगर मैं किसी तरह से अपने न्यूरॉन को ये फोर्स कर दूं कि यहाँ पे जो आंसर्स आ रहे हैं y के, y1, y2, y3, y4, y5, अगर ये 0 से 1 के दरमियान आ जाएं, अगर इनका सम 1 आ जाए, तो इनको मैं प्रोबेबिलिटीज़ मान लूँगा। तो ये तो मेरी फ़िलहाल मॉडलिंग हो रही है, अभी मैं लॉस फंक्शन की तरफ नहीं गया, अभी तो सिर्फ मैं मॉडलिंग की है कि टारगेट्स मेरे 1 ऑफ के कोडिंग से लिखूँगा, जौन सी क्लास में है उस इंडेक्स में मैं 1 डाल दूँगा। आउटपुट्स जो हैं वो मेरी हर क्लास की कोई प्रोबेबिलिटी निकली होगी, 0 से 1 तक नंबर्स होंगे, सम 1 होगा। जिस तरह बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस है ना 2 क्लास प्रॉब्लम में बाइनरी, बिल्कुल उसी तरह अब भी मैंने सिर्फ जो सही वाला लॉस है ना, सही डिसीजन पे जो लॉस होता है वो पिक करना है। बाइनरी की बारी भी हमने या क्लास 1 वाला कोई लॉस पिक किया था या क्लास 2 वाला लॉस पिक किया था, डिपेंडिंग अपॉन के टारगेट असल में कौन सी क्लास का था। अभी भी हमने सही वाले फैसले का लॉस पिक करना है कि सही फैसले पे आपको कितनी सज़ा मिल रही है। सही फैसले पे आपको सज़ा 0 मिलनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं उसको लॉस कहूँगा। जितनी वो सही फैसले पे सज़ा जितनी बड़ी है उतना मेरा लॉस है, ठीक है। तो और ये बड़ा आसान है, और ये एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है जिस तरह हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में किया था। मेरे साथ रहिएगा। मैं सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे जाता हूँ, सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे जाता हूँ। सो लेट्स से हम इस वक्त nth के ऊपर हैं। उस nth ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए
मेरा ये t वाला जो वेक्टर है ये कैसा होगा? या आप लोग मुझे बता सकते हैं nth ट्रेनिंग एग्जांपल पे t वाला वेक्टर ये कैसा होगा? इसमें सब जीरो होंगे, सिर्फ एक जगह 1 होगा। सब जीरो होंगे, लेट्स से तीसरी जगह पे 1 पड़ा है। ओके फाइन। तो ये जो सम मैं कर रहा हूं अंदर k वाला सम, ये असल में हर बारी जीरो आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक दफा 1 आएगा। अग्रीड? यस सर। किस दफा 1 आएगा? थर्ड की बारी, यानी जिस क्लास को बिलोंग करता था। करेक्ट क्लास की बारी, करेक्ट क्लास की बारी यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी दफ़ा ये ज़ीरो हो गया है जैसे है ही नहीं। तो करेक्ट क्लास की बारी यहाँ 1 आ गया है, और अब पीछे रह क्या गया है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लॉग है, ये वही नेगेटिव लॉग, और ये क्या चीज़ थी? प्रोबेबिलिटी। ये क्या था? ये तो था प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास के गिवन एक्स एन। यानी वो अगर लेते हैं कि 3 थर्ड क्लास थी सही वाली, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 3 गिवन एक्स एन है, यानी सही वाली क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सही वाली क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये 1 हो, अगर ये 1 के करीब है तो log ऑफ 1 0 होगा, यानी जितनी ये 1 के करीब होगी ये प्रोबेबिलिटी, उतना ये log ऑफ 1 ये 0 के पास होगा। और मैं ऐसे पैरामीटर्स ढूंढना चाहूँगा थीटा सच दैट कि इस एग्जांपल के लिए क्लास 3 यानी सही वाले फैसले की प्रोबेबिलिटी बहुत ऊंची हो जाए। ठीक है, तो दैट्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जो लॉस फंक्शन होता है, इसको मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आपके सारे फैसले बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं ना वो भी गलत क्लासेस पे एग्जैक्टली 0 प्रोबेबिलिटी आती है और सही क्लास पे एग्जैक्टली 1 प्रोबेबिलिटी आ रही है, उस केस में ये कभी होगा नहीं, पर उस केस में आपका ये जो लॉस है, और सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए सब के लिए ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आपका लॉस 0 हो जाएगा, अदरवाइज लॉस 0 से बड़ा होगा। सो इट मेक्स सेंस टू मिनिमाइज दिस लॉस। एनी क्वेश्चंस जी? ये अब हमने लॉस फंक्शंस जो थे ना, आपको डीप लर्निंग के लिए जो लॉस फंक्शंस चाहिए थे टू गेट स्टार्टेड विद डीप लर्निंग, वो हमने चारों कर लिए हैं। रिग्रेशन के 2, स्केलर वेक्टर दोनों, क्लासिफिकेशन के 2, बाइनरी मल्टी क्लास दोनों, 4 कर लिए। मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पेपर्स दैट यू सी विल हैव दीज लॉसेस इन देयर। Any questions? ओके, आगे चलते हैं। अब उस सवाल पे आते हैं कि ये मैंने कह दिया कि y को अस्यूम कर लें कि ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है। मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि y जो हैं ये 0 से 1 तक होंगे, इनका सम सम 1 होगा। तो अब इस सवाल पे आते हैं, इस एग्जैक्ट मल्टी क्लास वाले पे थोड़ी देर बाद आएंगे, मल्टी क्लास वाले पे, लेकिन अभी हम इस सवाल को उठाते हैं कि किसी भी न्यूरॉन की आउटपुट को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, 0 से 1 तक कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो हाउ डू वी कंट्रोल द आउटपुट ऑफ 1 न्यूरॉन? ठीक है, ये जो कंट्रोल है ये आता है एक्टिवेशन फंक्शन से। एक्टिवेशन फंक्शन ये चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल देखें ना न्यूरॉन का, जो बिल्कुल 1950s में जो डेवलप हुआ था शुरू में, उसमें मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि वो स्टेप फंक्शन था कि एक्स आता था, आप एक्स को कुछ वेट से मल्टीप्लाई करते थे, डॉट प्रोडक्ट, और ये वैल्यू इसको ए कह देते थे, एक्टिवेशन इसको कह दें, और ए के ऊपर एक स्टेप फंक्शन लगा लेते थे आप कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो न्यूरॉन जो है वो 1 आउटपुट कर देता था, फायर कर देता था, ऑन हो जाता था, और अगर ए लेस देन 0 है तो न्यूरॉन जो है वो
इन वो इट केप्ट स्लीपिंग, फायर नहीं करता था, ज़ीरो पे रहता था. तो ये एक फंक्शन था पर ये डिसकंटिन्यूअस था. पर दिस इज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन, दिस इज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है. लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए फिर इसके स्मूथ वर्जन्स आए थे जिन पे आप ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता हो, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो लर्निंग होगी. यानी आपको याद है हमने ग्रेडियंट डिसेंट वाली स्लाइड देखी थी. यानी असल बात तो ग्रेडियंट डिसेंट थी. ये जो पैरामीटर्स की लर्निंग होती है कि न्यू पैरामीटर की न्यू वैल्यू इक्वल्स ओल्ड वैल्यू माइनस सम स्केलर लर्निंग रेट टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ माय एरर या लॉस फंक्शन. ये ग्रेडियंट अगर कंप्यूट ही नहीं हो सकता या ये ग्रेडियंट अगर ज़ीरो है तो फिर क्या लर्निंग होगी? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पैरामीटर्स अपडेट होंगे अगर ग्रेडियंट या तो कंप्यूट नहीं हो सकता या ये ग्रेडियंट ज़ीरो रहता है हमेशा? लर्निंग नहीं होगी. जो थीटा के पास पहले था वही बाद में आ जाएगा, या अपडेट ही नहीं. अगर ग्रेडियंट है ही नहीं तो फिर तो ये चल ही नहीं सकता ना. लेकिन अगर ग्रेडियंट है लेकिन ज़ीरो रहता है हमेशा, तो फिर जो पहले पैरामीटर था वही बाद में आ जाएगा. यू वोंट लर्न एनीथिंग. सो फॉर मशीन लर्निंग टू अकर you need gradients, you need derivatives, you need differentiable functions, smooth functions. Discontinuous या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं चलेंगे. ओके, ठीक है. और ये मैंने एक टर्म यूज़ की हुई है, आई शुड हैव टोल्ड यू. परसेप्ट्रॉन इसको ही कहते हैं. ये परसेप्ट्रॉन है कि W ट्रांसपोज X किया और फिर स्टेप फंक्शन में गुजार दिया. ये न्यूरॉन्स का जो अर्ली प्रेडेसेसर है वो ये परसेप्ट्रॉन था. और इसमें आप नोट कर रहे हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फंक्शन की वैल्यू तो 1 है, लेकिन क्या ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है इधर? इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है. 0 स्लोप डेरिवेटिव होता है. 0 साइड पे भी 0 स्लोप. तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं होता ही नहीं है, तो आप इस पर मशीन लर्निंग उस तरह से नहीं कर सकते. ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू जिस तरह हम कर रहे थे उस तरह से नहीं हो सकती. तो अब हम चाहेंगे ये कि हम स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है. और यही वो जंप थी, स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है. और हम चाहेंगे जिस तरह मैंने ये वाला बनाया है कि ये काइंड ऑफ स्टेप फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करता है, नॉट इन अ डिसकंटिन्यूअस वे बट इन अ स्मूथ वे, ठीक है. और जब हम इनको स्मूथ फंक्शंस दे दिए तो हम परसेप्ट्रॉन से हट के हमने इसका नाम न्यूरॉन दे दिया. परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं अभी भी, लेकिन इसको इट्स मोर सूटेबल टू कॉल इट अ न्यूरॉन नाउ. ओके, सबसे पहला फंक्शन जो इसी तरह स्टेप फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन है, ये लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन है. उसकी ये वो एक्टिवेशन है जिसको मैं लिख देता हूँ जिस तरह हम पहले से देख रहे थे कि ये जो भी न्यूरॉन के वेट्स थे प्लस एक्स किया हुआ, ठीक है. प्लस बी भी होगा, ठीक है. लेकिन इसका ट्रिक एक ये है कि मैं अगर एक्स जो मेरा वेक्टर है उसके आगे 1 अपेंड कर दूं और जो मेरा W ट्रांसपोज करके मैं लिख देता हूँ, जिसको मैं W कहता था, उसी वेक्टर के आगे एक B बायस की वैल्यू भी लगा दूं और इस तरह करके डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या ये W ट्रांसपोज X प्लस B नहीं बन जाएगा? यानी ये स्केलर है, B इज़ अ स्केलर, 1 इज़ अ स्केलर, तो ये W ट्रांसपोज X ही रहेगा और ये B हो जाएगा. तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को अगर इसी को W कह दूं पूरे को और इसको ही पूरे को X कह दूं, इजाज़त दे रहे हैं या मुझे? ये अब्यूज़ ऑफ नोटेशन कर रहा हूं मैं. ठीक है. वैसे तो आप इसको W प्राइम या X प्राइम कह दें, कुछ भी कह दें और नाम दे दें. मैं बस नई टर्म्स, नई नोटेशन और ज़्यादा लाना नहीं चाह रहा. टेक्निकली नई नोटेशन होनी चाहिए, पर
इन दोज केसेस कि अगर मैंने बायस अंदर मर्ज कर दिया है कि वो भी तो एक पैरामीटर ही है, वो भी तो लर्न ही करना है, इन दोज केसेस मैं यहाँ पे प्लस बी नहीं लिखूंगा। तो अब जब भी मैं लिखूंगा ना W ट्रांसपोज X, यू शुड अस्यूम कि हाँ बायस अंदर है और 1 अपेंड हुआ हुआ X के अंदर। अग्रीड? ओके। तो ये एक स्केलर वैल्यू आएगी मेरी एक्टिवेशन, और फिर उसको मैंने किसी फंक्शन में से गुजार दिया है। जब आप इस फंक्शन में से गुजारते हैं ना 1/1 + e टू द माइनस a, इस फंक्शन का बिहेवियर इस किस्म का है, इट इज़ अ सॉफ्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट का मतलब है डिफरेंशिएबल। जब भी सॉफ्ट हम कहते हैं टेक्निकली यूज़ करते हैं ये टर्म, डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है, ठीक है। इसको लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। सिग्मॉइड इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप एस की तरह की है, तो जो भी एस की शेप के फंक्शन होते हैं उनको सिग्मॉइडल फंक्शंस कहते हैं। ये एक्टिवेशन जो है ये आपकी जो मर्ज़ी हो, जो आपने डॉट प्रोडक्ट किया है वो जो मर्ज़ी हो, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ए की वैल्यू जो भी आ रही होगी, ये उस पूरी रेंज को 0 से, वो पूरी डोमेन जो उसकी थी वो 0 से 1 वाली रेंज में मैप कर देगा, ठीक है। आंसर 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर इसका आंसर नेसेसरली 0 से 1 के बीच में है, हम इसको कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी निकल आई है। यानी मेरे पास क्या ताकत आ गई, अब मेरे पास ताकत आई, मेरे पास एक न्यूरॉन था, वो न्यूरॉन करता क्या था, अपने जो भी एक्स आते थे उसके और जो भी उसके वेट्स थे, बायस मैंने ड्रॉ नहीं किया, बायस भी है, वो उन सारे काम करने के बाद एक आउटपुट निकालता था, और वो क्या थी, वो W ट्रांसपोज X करता था इंक्लूडिंग बायस। और उसको फिर अगर मैं उसे कहूँ कि वो जो भी एक्टिवेशन आई है W ट्रांसपोज X, उसको अगर आप सिग्मॉइड में से गुजार दें, तो अब चूंकि आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मैं कहूँगा कि ये न्यूरॉन प्रोबेबिलिटी आउटपुट करता है। वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है बाद में देख लेंगे, वो इंटरप्रेट कर लेंगे किस तरह, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि चूंकि आंसर 0 से 1 के बीच में है, इसको हम अगर चाहें तो प्रोबेबिलिटी के तौर पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि ये कभी भी एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा आंसर मैथमेटिकली, ये एसिम्प्टोटिकली 1 की तरफ जाएगा। इट विल अप्रोच 1 बट नेवर टच 1। सिमिलरली एसिम्प्टोटिकली ये 0 की तरफ जाएगा, इट विल अप्रोच 0, इट विल नेवर टच 0 मैथमेटिकली। इन प्रैक्टिस न्यूमेरिकली कंप्यूटर पे, जिसकी एक फाइनाइट प्रिसीजन होती है, कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर पे इट विल बिकम 1, एग्जैक्टली 1, क्योंकि वो 0.999999 और 1 में फ़र्क नहीं कर सकता आपका कंप्यूटर, उसकी प्रिसीजन ख़त्म हो गई है। 0.99999 को वो 1 ही सेव करेगा, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रिसीजन की वजह से ये 1 को टच करेगा, 0 को भी टच करेगा, पर मैथमेटिकली कभी नहीं करता। अच्छा, ये तो था कि एक न्यूरॉन के साथ हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी, याद है रिग्रेशन प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन में तो आपने बताना था ना, ये वाली क्लास या ये वाली क्लास, ये वाला रीजन के ये वाला रीजन, लेकिन रिग्रेशन में तो आपने किसी कुछ पॉइंट्स में से फंक्शन गुजारना था। अगर मैं 1D में देखूं कि इस तरह का कोई फंक्शन, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, पॉइंट्स के अंदर से फंक्शन गुजारना। तो अगर आपका 1D यूनिवेरिएट आउटपुट है, आउटपुट 1 डिमेंशनल है, तो फिर आपका नेटवर्क कैसा होगा? आपका नेटवर्क ऐसा होगा, लेट्स अस्यूम कि मेरी जो इनपुट है ना वो वेक्टर ही है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर जो है वो स्केलर का केस कवर कर लेती है ना, वेक्टर ऑफ साइज 1 इज अ स्केलर, ठीक है। ये फीड होता है आपके न्यूरल नेटवर्क के ब्लैक बॉक्स में, आपका किधर गया, आपका न्यूरल नेटवर्क का कोई ब्लैक बॉक्स है, जो भी इसमें लेयर्स हैं, वेट्स हैं, जो भी हैं, आई डोंट केयर फॉर नाउ, और ये कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अगर मैं यूनिवेरिएट आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक न्यूरॉन रखूँगा, और उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आइडेंटिटी होगा, यानी जो भी ए आया था ना, जो भी ए आया था वही आउटपुट है, आइडेंटिटी फंक्शन। वाई?
क्योंकि रिग्रेशन में आपने क्या करना होता है, रिग्रेशन का तो मतलब है कि आपकी जो आउटपुट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। यानी इस तरह से देख लें कि मेरे पास अगर इस तरह का फंक्शन है, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पॉइंट्स इस तरह लाई कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कैसा फंक्शन होगा जो इन पॉइंट्स को फिट करता होगा? सर्कल, कोई सर्कल है जो इन पॉइंट्स पे लाई करता होगा? कोई ट्राइंगल है? कोई स्ट्रेट लाइन है? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन का तो मतलब है कि अगर मैं आपसे अगर स्ट्रेट लाइन मुझे पता लग गई तो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि अच्छा इस एक्स पे बताओ क्या आंसर आएगा, तो आप इंटरपोलेट करके मुझे यहाँ बता देंगे कि जी यहाँ पे आंसर आपका ये होना चाहिए था। ठीक है, और अगर मैं x को बहुत नेगेटिव किसी जगह पे पूछ लूँ तो वहाँ भी आप इंटरपोलेट करके बता देंगे। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो आउटपुट है ना y की वैल्यू, उस पर अब कोई कैद नहीं है। डू यू एग्री? कोई कैद नहीं है कि ये 0 से 1 तक होनी चाहिए आउटपुट, वो तो कुछ भी हो सकती है। अब डू यू एग्री? Yes, sir, agree. इसलिए मैंने कोई कैद डाली भी नहीं। मैंने कहा जो W ट्रांसपोज X की वैल्यू आई थी ना, अब ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के W क्या था, X क्या था। इसलिए मैंने कोई कैद नहीं डाली। जो एक्टिवेशन की वैल्यू आई है मैंने कहा है आइडेंटिटी फंक्शन में से गुजार दो, वही आंसर है। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यू हैव आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शंस, चाहे वो यूनिवेरिएट रिग्रेशन हो, चाहे वो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हो। ठीक है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में क्या होगा, इसी तरह x देन माय ब्लैक बॉक्स, जैसा मर्जी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, उसके बाद लेकिन जितने भी अगर रिग्रेशन में मैं कोई वेक्टर है, लेट्स से 4 वैल्यूज़ का वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ है, तो वहाँ पे भी हर जो kth न्यूरॉन है उसका आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन है। सबका फंक्शन आइडेंटिटी है, यानी जो उसकी प्री एक्टिवेशन आई है वही सारों की है। सॉरी, जो इसकी प्री एक्टिवेशन वही आउटपुट है, जो इसकी प्री एक्टिवेशन है वो इसकी आउटपुट है, जो तीसरे की प्री एक्टिवेशन है वो उसकी आउटपुट है। ठीक है, आइडेंटिटी। सो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में एक्टिवेशन फंक्शन का कोई रोल ही नहीं है, वहां पे बस आइडेंटिटी है। जो एक्टिवेशन आई है, W ट्रांसपोज X आया है, दैट्स योर आंसर एज वेल। लेकिन क्लासिफिकेशन की बारी आप नोट करें कि हमने क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी के थ्रू की थी। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमारे लॉस फंक्शंस, वो सारा कुछ जिसमें हम आउटपुट कहते थे y n k, तो हम कहते थे ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्लास के गिवन एक्स एन। इसलिए अब मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि मेरा y जो है वो प्रोबेबिलिटी आए। अगर तो बाइनरी प्रॉब्लम है तो बाइनरी का मतलब है कि बाइनरी केसेस में आई हैव इधर इट्स क्लास 1 और इसको हमने क्लास 0 कहा था, जिसको क्लास 2 कह लें आप, पर हम क्लास 0 कह रहे थे क्योंकि टारगेट उस किस्म का था। तो इसका मतलब है कि लेट मी मेक द डायग्राम। x है, आई हैव माई ब्लैक बॉक्स ऑफ हाउ एवर मैनी लेयर्स, और यहाँ पे मेरे एक ही न्यूरॉन है। बाइनरी क्लासिफिकेशन की बारी, यहाँ पे न्यूरॉन एक ही है, जस्ट 1 y, और उस पे लॉजिस्टिक सिग्मोइड लगा होगा। वाई? बिकॉज लॉजिस्टिक सिग्मोइड 0 से 1 तक आंसर देता है, और उसको मैं इंटरप्रेट ऐसे कर रहा हूँ कि ये जो भी 0 से 1 तक आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन x है। और क्लास 0 जो है उसको मैंने मॉडल करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्लासेस ही कितनी हैं, 2 क्लासेस हैं, तो उनका सम 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 तो मैं हमेशा ऑब्टेन कर सकता हूँ।
आई डोंट नीड टू मॉडल दिस. इसको मैं 1 माइनस वाई कह देता हूँ, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन एक्स एन विच इज इक्वल टू 1 माइनस वाई एन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए आप लॉजिस्टिक सिग्मॉइड यूज करेंगे अगर 2 क्लास क्लासिफिकेशन है. और अगर मल्टी क्लास है तो उस केस में मैं आपके आर्किटेक्चर भी आपको बना के देता जा रहा हूँ कि इनपुट आई, आपके जितनी भी लेयर्स थी, लेकिन अब आपके जितनी क्लासेस थी उतने न्यूरॉन्स होंगे. लेट्स से 5 क्लासेस थी तो 5 न्यूरॉन्स होंगे. और जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन एक्स एन है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 5 या क्लास 5 गिवन एक्स एन. अब देख लेते हैं कि हाउ डू वी इंश्योर कि ये न्यूरॉन ऐसा आंसर दे, पहले वाला न्यूरॉन ऐसा आंसर दे जो 0 से 1 तक हो, दूसरा भी करे, तीसरा भी करे, चौथा भी, पांचवा भी. तो क्या करूं मैं? हाउ डू आई इंश्योर कि पहला न्यूरॉन 0 से 1 तक आंसर दे? सिग्मॉइड लगा दें, बिल्कुल लॉजिस्टिक सिग्मॉइड, तो 0 से 1 तक आंसर आ जाएगा. दूसरे पे भी लॉजिस्टिक सिग्मॉइड, सारों पे लॉजिस्टिक सिग्मॉइड्स लगा देता हूं, सारों के आंसर 0 से 1 तक कुछ आ जाएंगे. मुझे ये बताएं, क्या ये गारंटीड है कि इनका सम 1 आएगा? कोई कैद हमने लगाई है कि सम 0 से 1 आए? मसलन पहला जो सिग्मॉइड वाला आंसर है वो 0.9 आ जाता है, दूसरा आंसर 0.2 आ जाता है. ये तो अभी सम करूं 0.9 प्लस 0.2, ये तो 1.1 हो गया. बाकी ऐड करूंगा, ये तो सम ग्रेटर देन 1 हो गया. सो अगर आप लॉजिस्टिक सिग्मॉइड्स लगाएंगे ना, तो इंडिविजुअल आंसर्स तो 0 से 1 हो सकते हैं, होंगे, लेकिन उनका सम 1 होना ये जरूरी नहीं है. और अगर आपने इनको एज प्रोबेबिलिटीज इंटरप्रेट करना है तो इनका सम 1 होना जरूरी था. तो नाउ लेट्स लुक एट अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पिछले वालों से. पिछले वाला तो सादा थे, आइडेंटिटी यानी है ही नहीं, और एक सिग्मॉइड था. अब हम देखेंगे सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को, जो 0 से 1 भी देता है आंसर और सम भी 1 देता है. तो इनको आपस में कनेक्ट कर देता है. इन पांचों के आंसर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ठीक है, तुम लोग दो अपने इंडिविजुअल आंसर, लेकिन सम 1 होना चाहिए. वो सॉफ्ट मैक्स के थ्रू होता है. सॉफ्ट मैक्स लेयर भी कह देते हैं. उसमें ये होता है, ये आपका पहला, लेट्स से k इज 3. इस एग्जांपल में 3 क्लासेस थी, 3 न्यूरॉन्स थे. पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी, दूसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी और तीसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी. ये एक्टिवेशन थी. फिर इसको स्पेसिफाई करता हूँ. जिसको आप पहले न्यूरॉन की एक्टिवेशन कहते हैं ना, वो तो ये थी, पहले न्यूरॉन के वेट्स ट्रांसपोज और जो पीछे से एक्स आ रहा था, यानी जो भी इनपुट आ रही मैं उसको एक्स कह रहा हूँ. ये एक्चुअल इनपुट नहीं है, ये जो भी सेकंड लास्ट लेयर से जो भी चीज़ आई थी उसको मैं फिलहाल एक्स कह रहा हूँ. जो सेकंड न्यूरॉन की एक्टिवेशन है वो तो थी उसके वेट्स उसी एक्स से मल्टीप्लाई हुए. थर्ड की एक्टिवेशन थी, थर्ड के वेट्स उसी एक्स से मल्टीप्लाई हुए. और उसूलन हमने जो अभी तक देखा है वो ये कि पहला न्यूरॉन जब अपना आंसर निकालेगा वो A1 को देख के निकालेगा. हम ऐसे ही नहीं करते रहे, हर न्यूरॉन अपनी एक्टिवेशन यानी ये W1 ट्रांसपोज X इसको देख के आंसर निकालता था. पहले ऐसे था, अब ऐसे नहीं है. अब हम ये करने लगे हैं, Y1 जब अपना आंसर निकालेगा तो वो तीनों को देखेगा, A1 को भी, इसकी एक्टिवेशन को देखेगा, दूसरे न्यूरॉन को भी देखेगा वो कि उसको एक्टिवेशन क्या मिली, और तीसरे को भी देखेगा. तभी तो ये आपस में इनके आंसर रिस्ट्रिक्ट होंगे जब ये एक दूसरे के एक्टिवेशंस को देखेंगे. और यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ. मैं कहने चाह रहा हूँ कि आंसर निकालेगा ये A1 की बेस पे,
लेकिन देख सबको रहा है। एंड हियर्स द फॉर्मूला, ये मैं ये वाला फॉर्मूला बड़ा करके लिख देता हूँ, जिसको आप कहते हैं y1 का आंसर। ये a1 को देख के निकल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारों को देख रहा है, निकाल a1 के लिए रहा है, और इसका फॉर्मूला है e टू द पावर a1, यानी जो न्यूमरेटर है ना उसमें a1 आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे a1 लिखा था। न्यूमरेटर में ये आया, डिनोमिनेटर में e टू द पावर a i लिखा हुआ, और i इक्वल्स 1 2 3 जितने भी थे, यानी सारी एक्टिवेशंस को a1 a2 a3 इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से गुजारें e टू द पावर a1, e टू द पावर a2, e टू द पावर a3, 3 नंबर्स और आ जाएंगे, उनको सम कर लें। वो सम जो है ये डिनोमिनेटर है, वही सम यहाँ यूज हो रहा है, वही सम y2 में यूज हो रहा है, वही सम y3 में यूज हो रहा है। फर्क सिर्फ न्यूमरेटर्स का है कि जब y1 अपना आंसर निकालता है वो e टू द पावर a1 करता है, y2 अपना आंसर निकालता है e टू द पावर a2 करता है, y3 अपना आंसर निकालता है e टू द पावर a3 करता है न्यूमरेटर में। इस फंक्शन को सॉफ्टमैक्स फंक्शन कहते हैं। यहाँ मैंने उसको जनरल कैपिटल के न्यूरॉन्स, कैपिटल के क्लासेस के लिए लिख दिया है कि जब भी आप kth क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, आंसर निकालना चाह रहे हैं, तो न्यूमरेटर में e टू द पावर a k होगा, डिनोमिनेटर में सारे होंगे e टू द पावर a1 से लेके e टू द पावर a k तक, सारों का सम होगा। ठीक है, तो ये ज़रा से फ़र्क किस्म की लेयर है जिसके अंदर एक न्यूरॉन का आंसर अपने ही सिबलिंग, एक तो ना पिछले न्यूरॉन्स, इधर एक न्यूरॉन का आंसर अपने सिबलिंग्स को देख के भी आ रहा है। y1 अपनी एक्टिवेशन को भी देखता है, अपना ही जो उसका सिबलिंग है, भाई या बहन y2 और एक और भाई या बहन y3, उनके एक्टिवेशंस को भी देख के आंसर निकाल रहा है। ओके, इस फंक्शन को सॉफ्टमैक्स फंक्शन कहते हैं। इसको सॉफ्टमैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू, मसलन ये फंक्शन जो है ये कई वैल्यूज़ देगा ना, ये y1 के आंसर देगा, y2 एक आंसर देगा, और y कैपिटल के आंसर, इतने आंसर्स देगा। ये जो आंसर्स आएंगे ना, ये मेजॉरिटी आंसर्स 0 के पास होंगे। इनमें से एक आंसर, आइडियली एक आंसर 1 के पास होगा, नहीं, नॉट ऑलवेज, लेकिन इस तरह से देख लें, मैंने अच्छा समझाया नहीं। ये आपकी एक्टिवेशंस थी a1 a2 a3। ना इमेजिन कि कोई kth एक्टिवेशन थी जो बहुत बड़ी थी बाकी तमाम एक्टिवेशन से। ये जो मैथ्स लिखी हुई है, मेरा जुमला उससे मैच करता है कि कोई kth एक्टिवेशन थी जो बाकी तमाम एक्टिवेशंस फॉर ऑल j नॉट इक्वल टू k, यानी बाकी तमाम एक्टिवेशन से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अगर आपके पास ऐसा कोई केस है ना, तो फिर जब आप सॉफ्टमैक्स निकालेंगे तो ये जो y1 y2 और ये सारे yk तक आएंगे, इनमें से मेजॉरिटी 0 के पास होंगे और कोई एक होगा kth वाले इंडेक्स पे, जो सबसे बड़ा था ना, मैक्स वाली जगह पे 1 आया होगा। ठीक है, यानी अब इनको सॉफ्टमैक्स में से गुजारें। लेट्स से a2 था जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो आंसर क्या आएगा? ये 0 के पास आएगा, ये 1 के पास आएगा, ये बाकी सारे 0 के पास आएंगे। मैं तो एग्जैक्टली लिख दिए, एग्जैक्ट नहीं है, बस 0 के पास होंगे, ये 1 के पास होगा। तो इसको चूंकि ये मैक्सिमम की लोकेशन हाईलाइट कर देता है, तो इसको सॉफ्ट मैक्स फंक्शन कहते हैं। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशियबल है, e टू द पावर a, ये तो डिफरेंशियबल, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर a ही होता है। ये भी नीचे भी सारे डिफरेंशियबल, ये पूरे का पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन है ये वाला। सो दिस इज अ डिफरेंशियबल यानी स्मूथ यानी सॉफ्ट फंक्शन,
जो मैक्सिमम वाली लोकेशन आपको बता देता है, इट आइडेंटिफाइज द मैक्सिमम, तो इट्स अ सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, इसलिए इसको सॉफ्ट मैक्स कहते हैं। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये आप लोग वेरीफाई कर लें भले, ये जितने भी वाई के निकले हैं, डू यू अग्री कि ये जो वैल्यू निकली है y1 को देख लेते हैं, डू यू अग्री कि ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती? वाई? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के अंदर भी है और डिनोमिनेटर में उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। अग्रीड? e to the power a1, by the way, e to the power anything, पहली बात, e to the power anything, x चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर। इज दैट ट्रू? मेरे ख्याल में यस। या सो ये पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर के अंदर भी है और उसके अलावा भी नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। इसका मतलब ये 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, और चूंकि सारे नंबर्स ही पॉजिटिव थे, ये 0 से छोटा भी कभी नहीं हो सकता, सारे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो एनी वाई के, y1, y2, y3, एनी ऑफ देम, दे ऑल लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि इनको अगर मैं सम करूं तो 1 आएगा, ये भी मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप इसी सिंपल एग्जांपल पे सम करके देख लें। e to the power a1, इधर e to the power a2, इधर e to the power a3, जब सम करेंगे तो न्यूमरेटर में भी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही हो जाएगा जब इनको सम करेंगे, एंड सो यू विल गेट 1। सो यू हैव नंबर्स दैट lie between 0 and 1 and their sum is 1, so you can treat them as probability values, ठीक है। Any questions? No, sir. Okay. आप लोग फॉलो कर रहे हैं या बस गोइंग थ्रू द मोशंस है? इसे फॉलो कर रहे हैं। चलें। ओके, अब यहाँ पे ना मैं जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक कुछ एक्टिवेशन फंक्शन हैं। जब भी आप डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स या मशीन लर्निंग का लिटरेचर पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज फंक्शंस। इन फंक्शंस की मैं एक्टिवेशन फंक्शंस, इनकी मैंने डिटेल्स कुछ यहाँ पे लिख दी हैं। लॉजिस्टिक सिग्मॉइड है, उसका डेरिवेटिव क्या है, उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या हो सकता है, और चूंकि ये थोड़ा इसके प्लॉट से ही पता लग रहा है कि ये थोड़ा ना इसका स्लोप छोटे स्लोप्स वाला फंक्शन है, और जैसे ही ए जो है वो ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, चाहे पॉजिटिव साइड पे चाहे नेगेटिव साइड पे, इसका स्लोप ज़ीरो की तरफ चलने लग जाता है, यानी इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। तो लॉजिस्टिक सिग्मॉइड वैसे तो बड़ा अच्छा है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को 0 से 1, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए ना इसका ये वाला पार्ट ही अच्छा था जहाँ पे इसका स्लोप कुछ एग्जिस्ट कर रहा था ब्लू कर्व का। लेकिन जैसे ही एक्टिवेशन ज़रा बड़ी हो जाती हैं मैग्नीट्यूड में तो इसके स्लोप ज़ीरो हो जाते हैं और मशीन लर्निंग रुक जाती है। तो ये लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर आप लॉजिस्टिक सिग्मॉइड यूज़ करते हैं। इसी तरह का एक और सिग्मॉइडल फंक्शन होता है, उसको tan h हाइपरबोलिक tan कहते हैं, tan h के से रिप्रेजेंट होता है। ये भी उसी तरह का है, इसकी बस थोड़ी शायद ज़्यादा देर रह लेती है स्लोप, लेकिन इवेंचुअली इसकी स्लोप भी ज़ीरो होने लग जाती है। तो ये भी मशीन लर्निंग के लिए सिग्मॉइड से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन सिग्मॉइड से थोड़ा बेहतर है, लेकिन इवेंचुअली ये भी मशीन लर्निंग के लिए उतना यूज़फुल नहीं है।
ट्रेडिशनली यही यूज़ होते थे, लेकिन जब डीप लर्निंग आई तो फिर नए फंक्शंस आ गए थे। और इसमें एक ख़ास बात है कि सिग्मॉइड जो है 0 से 1 था, ये -1 से 1 है। तो अगर आपको कभी ऐसी आउटपुट चाहिए हो आपके न्यूरल नेटवर्क पे, आउटपुट अगर आपको ऐसी चाहिए कि -1 से 1 तक हो, तो आप 10H लगा दें वहाँ पे, ठीक है। या सिग्मॉइड लगा के उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, जो डीप लर्निंग में ज़्यादा जो आजकल यूज़ होता है फंक्शन, वो ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि अगर एक्टिवेशन पॉजिटिव है तो ये y=x वाली लाइन है। जिस y=x वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, या मैं y=a कह देता हूँ, dy/dA क्या होगा? कम ऑन, 0. ओ कम ऑन नहीं, ट्राई अगेन। मैं y=x लिख देता हूँ, चलें, dy/dx क्या होगा? एनीवन? आप लोग मुझे डरा रहे हैं। आप लोगों ने तो मशीन लर्निंग पढ़ा हुआ है। 1? ओके, अब आ गई आपके पास। सो 1, स्लोप इज़ 1। x मैंने इसलिए कहा कि आपको रट्टा अगर लगाओ x के हिसाब से, तो इसका स्लोप 1 है। और यू कैन सी कि इस लाइन का स्लोप 1 है। अगेन डेरिवेटिव इज द स्लोप 1D में। सो जब पॉजिटिव एक्टिवेशन है तो यहाँ पे इसका स्लोप 1 है और हमेशा 1 रहेगा। a जितना मर्जी बड़ा हो जाए, इसका स्लोप 1 रहेगा, यानी ये लर्न करता रहेगा, इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता रहेगा हमेशा। तो इसलिए लर्निंग के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नेगेटिव साइड पे इसका ब्लू कर्व जो है, इसका स्लोप, ये फ्लैट कर्व है, 0 पे इसकी वैल्यू है। क्योंकि ये फ्लैट है, इसका डेरिवेटिव फ्लैट है, डेरिवेटिव 0 है, सॉरी, डेरिवेटिव 0 है। तो इस साइड पे ये लर्न नहीं करेगा। तो इस साइड पे ना इट कैन बिकम अ डेड न्यूरॉन, कि अगर इसकी एक्टिवेशन हमेशा ही नेगेटिव साइड पे रह रही है, ऐसे वेट्स इसके हो गए हैं कि हमेशा एक्टिवेशन नेगेटिव आई जा रही है, तो वो अपने पैरामीटर्स या वेट्स को चेंज कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि डेरिवेटिव भी उसका 0 आई जा रहा है। तो इस पर डेड न्यूरॉन्स का एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। लीकी रीलू है, उसमें बाकी सारा वही है पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे वो बजाय फ्लैट करने के थोड़ा सा एक और फंक्शन डाल देते हैं, स्लोप उसका हल्का सा होता है। तो ये भी चूंकि स्लोप एग्जिस्ट करेगा, इसलिए दिस विल ऑलवेज कीप लर्निंग। फिर एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट है, जिसपे इसी तरह राइट साइड पे वही है, y=a वाली लाइन, और इधर थोड़ा सा स्मूथ किस्म का एक फंक्शन है। सो देयर आर मेनी वेरिएशंस, ये आपको कई नज़र आएंगी। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप इनसे डरे मत। इनका बस मकसद यही है कि मशीन लर्निंग बस होती रहे, ठीक है। ये इन सारों की समरी है। टेक होम मैसेज इसका ये है कि हिडन लेयर के अगर न्यूरॉन्स आपने बनाने ना, हिडन लेयर के, तो आप ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या लीनियर यूनिट वाली जो फैमिली है ना, ये वाले रीलू, लीकी रीलू, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ये वाले फैमिली यूज़ कर लें, क्योंकि ये सैचुरेट नहीं होते। सैचुरेट का मतलब इनका डेरिवेटिव 0 नहीं होता। और मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में एक बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, उसको ये अवॉइड कर देते हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यही है कि कहीं एक जगह पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, या किसी एक जगह पे डेरिवेटिव छोटा हो जाता है, और वो जब उसका जो इफेक्ट है ना, एक डेरिवेटिव के छोटे होने का जो इफेक्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे कई न्यूरॉन्स पे जाते जाते उनके डेरिवेटिव्स बिल्कुल ही 0 हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे न्यूरॉन्स थे, बहुत सारे पैरामीटर्स थे, बहुत सारी ताकत थी, लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं उनकी लर्निंग हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उनके डेरिवेटिव 0 हो चुके थे। तो इसको वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो डीप लर्निंग ने डीप लर्निंग की जो एक बहुत बड़ी, क्या कहेंगे, अचीवमेंट थी, वो यही थी कि इस तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस आने लग गए थे जिनसे सारे न्यूरॉन्स की, आपके पूरे मॉडल की ट्रेनिंग हो जाती थी, ठीक है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती थी। ये मैं हिडन के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हिडन वो न्यूरॉन्स हैं जिन पे आपके पास चॉइस होती है। आउटपुट न्यूरॉन्स पे क्या आपके पास चॉइस होती है कि कैसा एक्टिवेशन फंक्शन लेके आना है?
आउटपुट की बारी आपके पास कोई ख़ास चॉइस नहीं है। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम थी तो आपने आउटपुट न्यूरॉन्स पे आइडेंटिटी ही रखना था एक्टिवेशन फंक्शन। और अगर आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी, अगर वो बाइनरी थी, तो आपके पास एक आउटपुट न्यूरॉन होना था और उस पर लॉजिस्टिक सिग्मॉइड ही आना था। और अगर आपके पास मल्टी क्लास प्रॉब्लम थी तो प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी कई क्लासेस की, तो वहाँ पे सॉफ्टमैक्स ही आना था। तो आउटपुट न्यूरॉन्स पे तो आपके हाथ में नहीं है चीज़ें कि कैसा एक्टिवेशन फंक्शन करना है, लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स है, यहाँ जो हिडन लेयर्स हैं, इनके अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं वो फिर ये रीलू फैमिली के, लीनियर यूनिट वाली फैमिली के एक्टिवेशन फंक्शंस होने चाहिए ताकि वो ब्लैक बॉक्स की अच्छी ट्रेनिंग हो जाए। ओके, देन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन न्यूरल नेटवर्क्स जिसे रेगुलराइजेशन कहते हैं। अगर आपके पास, इस तरह से देख लें, अगर आपके पास एक मॉडल है जो ट्रेनिंग टाइम पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ट्रेनिंग पे सारे इनपुट सैम्पल्स को टारगेट वैल्यूज़ पे बहुत अच्छा मैप करता है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअली टेस्ट करते हैं, जब आप कहते हैं यह इतना अच्छा ट्रेन हो गया है, मैं अपने किसी दोस्त को दिखाता हूँ, अपने दोस्त को दिखाते हैं, अपना दोस्त अपना डेटा लेके आता है, टेस्टिंग डेटा जिस पे ये ट्रेन नहीं हुआ हुआ, टेस्टिंग डेटा पे आपका मॉडल बुरी तरह फेल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफिटिंग, कि आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छी तरह फिट कर लिया है कि वो सवाई ट्रेनिंग डेटा के और चीज़ें कुछ समझता ही नहीं। ये ऐसी है कि जिस तरह आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप चलें आप अपनी एमफिल की डिग्री यूज़ कर लें, एमफिल के कोर्स में आपने कंप्यूटर विजन, एमफिल के डिग्री में आपने कंप्यूटर विजन का जो कोर्स है सारी मेहनत उसी पे कर ली है, उस पर आप परफेक्ट हो गए हैं। और कंप्यूटर विजन के बाहर के जो एरियाज़ हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो भी बाकी कोर्सेज, डेटा साइंस, व्हाटएवर, उन पे आप अच्छे ही नहीं हैं। इसका मतलब है यू हैव ओवरफिट, कि आप एक चीज़ में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए ज़रा सा भी अंदर बाहर, तो और कंप्यूटर विजन में भी वो चीज़ें, वो टॉपिक्स जो उस कोर्स में कराई गई थी वो तो आपको बहुत अच्छी आती हैं, उनके अलावा ज़रा सा इधर से पूछ लूँ कुछ विजन का ही, लेकिन कोर्स के बाहर से आपको भी नहीं आता, तो दैट्स ओवरफिटिंग। ठीक है, यही मशीन लर्निंग मॉडल भी यही करता है कि जो आपने ट्रेनिंग डेटा दिया है उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट डेटा पे पुअरली परफॉर्म कर रहा है, दिस इज़ ओवरफिटिंग। इसको अवॉइड तो पूरी तरह नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। सो ओवरफिटिंग कैन बी लेसन्ड बाय समथिंग कॉल्ड रेगुलराइजेशन। और रेगुलराइजेशन को अगर देखा जाए तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द मॉडल। ये काउंटर इंट्यूटिव सी बात है, हम तो चाहेंगे मॉडल ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन आपके पास जितना पावरफुल मॉडल होता है उतना ही वो ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो नॉइज़ है उसको फिट कर लेता है, नॉइज़ को भी, और नॉइज़ को नहीं फिट करना चाहिए। इसलिए हम उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो नॉइज़ को फिट करने की उसको ताकत ही ना हो, नॉइज़ को रिप्रेजेंट करने की ताकत ही ना हो उसके पास। जब नहीं होगी तो नॉइज़ को फिट भी नहीं करेगा और टेस्टिंग डेटा भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आपका जो भी लॉस फंक्शन था, सम स्क्वायर्ड एरर, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी, जो भी लॉस फंक्शन था, आप उसके साथ एक और टर्म ऐड कर दें, इसको रेगुलराइजेशन टर्म कहते हैं, जो कि जिसमें कह रहा हूँ कि जो भी आपके पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स का नॉर्म, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो बार लग गई है, दिस शुड नॉट बी हियर। पैरामीटर्स का जो नॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल माय वेट्स स्क्वायर्ड सम, मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स, चाहे वेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसा भी है, मुझे उसके मैग्नीट्यूड से गर्ज है, ऑफ ऑल पैरामीटर्स या वेट्स। मैं चाहूँगा कि ये असल में ओवरफिटिंग की निशानी होती है, आपके जो W के अंदर वैल्यूज़ हैं ना, ये बड़ी होती जाती हैं। जब भी W की वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती है ना, तो मॉडल ओवरफिट कर रहा होता है। तो अगर आप अपने लॉस फंक्शन में इसके जो मैग्नीट्यूड को भी ऐड कर दें और फिर आप कहें कि लॉस फंक्शन मैंने मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कब होगा? जब ये वाली टर्म से भी छोटा आंसर आ रहा हो। इस टर्म का छोटा आंसर कब आएगा? जब W के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हों, ठीक है। और आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, W के अंदर असल में तो ताकत थी कोई भी वैल्यूज़ रखने की, ये आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि नहीं W में छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। जब W में छोटी वैल्यूज़ होंगी
तो आपका मॉडल ओवरफिट कम करेगा, ठीक है। टेस्ट डेटा पे भी अच्छा जनरलाइज करेगा, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। मशीन लर्निंग आपने पढ़ी हुई है, राइट? सो यू नो जनरलाइजेशन। अग्रीड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। इसी तरह कुछ और टेक्निक्स होती हैं, ड्रॉप आउट। इसमें आप कुछ न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग के दौरान, टेस्टिंग के टाइम नहीं होता ड्रॉप आउट, ट्रेनिंग टाइम पे कुछ न्यूरॉन्स को आप ऑफ कर देते हैं क्योंकि जैसे ये है ही नहीं, ये फिर से वही हुआ कि अगर न्यूरॉन है ही नहीं इसका मतलब आपने मॉडल की ताकत कम कर दी है। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये बड़ी सादा टेक्निक्स हैं। रैंडमली कुछ रेशो प्रोपोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स है जो रैंडमली स्विच ऑफ कर दी जाती है। अर्ली स्टॉपिंग है। अर्ली स्टॉपिंग में आप एक वैलिडेशन सेट को यूज़ करते हैं। How do we do this? इसमें आप ये करते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है ना, ट्रेनिंग डेटा के आप 3 हिस्से कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग वाला हिस्सा है ग्रीन, फिर ये कोई वैलिडेशन वाला हिस्सा है और ये कोई टेस्टिंग वाला हिस्सा है। ये इस तरह समझ लें कि जैसे आपने अपने जितना भी ट्रेनिंग डेटा आया था ना, 80% को आपने कहा कि नहीं ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। और 10% को आपने कहा कि ये मेरा ट्रेनिंग सेट नहीं है, ये वैलिडेशन सेट है। और 10% को आपने कहा कि ये मेरा टेस्टिंग सेट है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, एक्चुअल ट्रेनिंग, तो आप ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, यानी आपका मॉडल ट्रेन असल में इस 80% पे हो रहा होगा, लेकिन जब आप लॉस निकालेंगे ना, लेट्स से आपकी ट्रेनिंग के साइकिल्स चल रहे हैं, इपॉक्स कहते हैं ट्रेनिंग साइकिल्स को, ट्रेन हो ही जा रहा है। तो जब मैंने सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स एक दफ़ा दिखा दी ना, एक दफ़ा, तो ये एक ट्रेनिंग ईपॉक हो गई। जब वही सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स दोबारा दिखाई हैं तो ये दूसरी ट्रेनिंग ईपॉक हो गई है, एंड सो ऑन। तो ये ईपॉक्स आपकी चल रही हैं। हर ईपॉक पे आप लॉस प्लॉट कर रहे होंगे ट्रेनिंग का भी। लेट्स से लॉस इस तरह कम होता जा रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ये ट्रेनिंग लॉस है ग्रीन वाला। और आप लॉस प्लॉट करेंगे वैलिडेशन सेट का भी। वैलिडेशन सेट में वो एग्जांपल्स हैं जो ट्रेनिंग में नहीं थी, आपके नेटवर्क ने इन ब्लू सैंपल्स पे ट्रेनिंग कभी नहीं की, तो इट हैज़ नेवर सीन देम ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ये अनसीन है, ये जो वैलिडेशन सेट में एग्जांपल्स हैं। इन अनसीन एग्जांपल्स में भी लॉस, टिपिकली ये लॉस थोड़ा बड़ा होगा और ये भी कम हो रहा होगा। कम होते 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 ये एक टाइम पे ना इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये इंक्रीज़ हुआ है, ये ओवरफिटिंग का पॉइंट है। इसके बियॉन्ड ओवरफिटिंग हो रही है कि वो ट्रेनिंग पे अच्छा जा रहा है और यानी जो सीन एग्जांपल्स हैं ग्रीन वाली, उन पे लॉस और कम करता जा रहा है, बहुत अच्छा। और जो अनसीन एग्जांपल्स हैं ब्लू वाली, उन पे ये बुरा परफॉर्म करने लग गया। इसका मतलब ये ओवरफिट करने लग गया। यू शुड स्टॉप हेयर। इसे अर्ली स्टॉपिंग कहते हैं कि जैसे ही वैलिडेशन सेट पे लॉस ऊपर जाने लग गया, यू स्टॉप। सो दैट्स अर्ली स्टॉपिंग। फिर कई मेथड्स हैं, पर जो ज़्यादा मशहूर हैं वो ये हैं कि एक है कि यू ट्रेन विद ऑगमेंटेड डेटा। यानी अगर लेट्स से आप इमेजेस पे काम कर रहे थे, तो आपके पास अगर कोई व्हाट शुड आई मेक, आई डोंट नो, देयर इज एन इमेज ऑफ अ डॉग, मुझसे डॉग बनेगा नहीं, आई डोंट नो, दिस इमेज इज सम एनिमल, हॉर्स, काउ, डॉग, व्हाटएवर। आप इसको इसके कई वर्जन्स बना लें, इस पर कोई एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें, पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो मर्जी कलर की ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें, आप फ्लिप कर दें, सिर्फ फ्लिप कर दें। कई दफ़ा सिर्फ ये सादा जो है ना फ्लिपिंग, ये भी बड़े आपके अच्छी जनरलाइजेशन दे देती है। फ्लिप कर दें, कलर चेंज कर दें, रोटेट कर दें, क्रॉप कर दें, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती हैं। तो होगा ये कि आपके पास असल में ट्रेनिंग में तो ये एक एग्जांपल थी, बट नाउ यू हैव मैनी न्यू एग्जांपल्स, तो दिस इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है।
तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस ऑन अनसीन एग्जाम्पल्स, ठीक है. फिर देर इज़ समथिंग कॉल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन. इसकी डिटेल तो शायद आपको डीप लर्निंग कोर्स में कवर करनी चाहिए. मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आप मॉडर्न नेटवर्क देखेंगे ना, मॉडल देखेंगे विजन के अंदर या किसी भी चीज़ में, उसमें ये टर्म आपको नज़र आएगी. आपको ना ये 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी: बैच नॉर्म, रीलू और ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट मैंने आपको बता दिया कि रैंडमली ट्रेनिंग के अंदर रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स के आंसर को ज़ीरो कर देते हैं कि जैसे वो था ही नहीं. रीलू आपको पता है एक्टिवेशन फंक्शन है, और बैच नॉर्म एक ऑपरेशन है जो एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजरने से पहले एक एक्टिवेशन, जो आपकी एक्टिवेशंस थी ना ए, इनके ऊपर अप्लाई होता है बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है. इट्स जस्ट अ रेगुलराइजेशन, ठीक है. इट रियली हेल्प्स योर नेटवर्क, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग भी जल्दी हो जाती है. तो मैं उसकी डिटेल कवर नहीं कर रहा, बस यू शुड नो कि ये एक 3 का एक ग्रुप है: बैच नॉर्म, रीलू, ड्रॉप आउट. देर ऑफन यूज्ड ट्रेनिंग के दौरान. So that completes a very short and I would say a quick and dirty introduction to deep learning. By no means was this a proper introduction to deep learning, लेकिन हमने कुछ ना कुछ कवर कर लिया. Summary is that deep learning can no longer be avoided by a computer vision practitioner, and not just computer vision, in other fields as well. We have covered a very, as I said, brief, quick and dirty introduction to deep learning. It is just enough to get you started. Term से आप familiar हो जाएं, आपका एक डर ज़रा ख़त्म हो जाए. Proper understanding can only be obtained through a comprehensive deep learning course. ये ना समझने लग जाइएगा कि आपको डीप लर्निंग अब आ गई है, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन उसको शायद पूरा समझने की ज़रूरत है भी नहीं. If you can get started with using deep learning, that might be good enough for many problems. ठीक है. ओवरऑल जो आइडिया था ना वो बड़ा ज़रूरी है. ओवरऑल आइडिया ये था कि आपके पास जो भी इनपुट x आई है, you have to transform it into some other representation, f of x, which is more useful than x for making decisions. चाहे वो रिग्रेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, जो भी डिसीजन है. इस डीप लर्निंग की जो असल ताकत है, या जिस तरह से, जिस एंगल से व्यू करना चाहिए इसको, वो यही है कि ये x को f of x में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है, और ये सीखती है बेस्ट तरीका x से f of x में जाने का, जिससे आप ये सीखती है x से f of x वाली स्पेस में जाके और फिर वहाँ से y वाली स्पेस में जाना. It learns these transformations in a very useful way. ठीक है. ये जो एरोज मैंने बनाए हुए हैं ना कि वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बेस्ट, ये डीप लर्निंग सीखती है.